हेलो, दिस इज सक्षम सिंह फ्रॉम NIT जालंधर। रोटेशनल मोशन में आज एक दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि एक ये पुल्ली है और इसके एक एंड से m मास का ब्लॉक लटका हुआ है और दूसरे एंड से m मास है जिसका m मास का रॉड है जिसका लेंथ L है, इस एंड से बंधा हुआ है। यूनिफॉर्म ओरिएंटल रॉड है। स्ट्रिंग अपना मासलेस स्ट्रिंग है, कोई मास इसमें नहीं है। स्मूथ पुल्ली है, पुल्ली स्मूथ है मतलब कि रस्सी और पुल्ली के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। अब इस पूरे सिस्टम को समझते हैं। पूरे क्वेश्चन बोल रहा है जस्ट आफ्टर रिलीज फाइंड, जस्ट आफ्टर रिलीज के बाद फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, टेंशन इन मासलेस स्ट्रिंग और हिंज फोर्स। यहां का जो हिंज फोर्स है, हिंज। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस ब्लॉक पे mg लगेगा नीचे और ऊपर लगेगा टेंशन, ठीक है। और ये कंसीडर करते हैं कि ये ब्लॉक नीचे जाएगा ये एक्सेलरेशन से। हमको नहीं पता ये ब्लॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बस ये मान लिया। अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। अगर एक्सेलरेशन निगेटिव आ गया तो उसके आगे लगा हुआ माइनस ये इंडिकेट करेगा कि जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने एक्सेलरेशन माना था इस ब्लॉक का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बाई स्ट्रिंग कांस्टेंट इस एंड का एक्सेलरेशन भी a होगा और इस एंड पे टेंशन हमारा t लगेगा। वही टेंशन इस पुल्ली पे t होगा, t से खींचेगा और इस पुल्ली को भी t से खींचेगा। कल वाले प्रॉब्लम में ये T1 था और ये T2 था, मीन्स कि ये अलग अलग टेंशन था, दोनों रस्सी में डिफरेंट टेंशन था। उसका कारण मैंने बताया था कि ये पुल्ली और रस्सी के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था। आज इस प्रॉब्लम में पुल्ली स्मूथ है, उसके बीच में पुल्ली और रस्सी के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट इसमें होल रस्सी में टेंशन बराबर है, मीन्स T है। ठीक है, अब इसका इक्वेशन लिखते हैं। इस ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, मीन्स की नेट फोर्स अपना नीचे है, तो यहाँ पे NL अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा mg माइनस t इक्वल टू ma। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन इस रॉड से लाएंगे। कैसे लाएंगे, जैसे देखो यहां पे लगेगा mg, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, यहां पे, तो यहां पे लगा mg। तो इस हिंज के अबाउट अपना टॉर्क लिखेंगे। तो टॉर्क अबाउट हिंज क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये हो गया L/2। ठीक है, और ये जब ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो ये जो रॉड है ऐसे मूव करेगा। ये समझो यहाँ से हिंज है और
यहाँ से ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे, यानी ये यहाँ से रॉड हिंज है तो ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं एक्सेलरेशन अल्फा, कि अल्फा एक्सेलरेशन से ये ऐसे मूव कर रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे टॉर्क, ये हिंज के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसलिए जो हम लोग टॉर्क लिखेंगे वो हिंज के अबाउट ही लिखेंगे, और हिंज के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो भी हिंज के अबाउट ही लिखेंगे। ये हो गया नई इक्वेशन। तो टी का टॉर्क देखते हैं, इस डायरेक्शन में है, यानी कि अल्फा के डायरेक्शन में है, तो इसलिए इस टॉर्क को पॉजिटिव लिखेंगे, टी इंटू एल, यहाँ का यहाँ ये टेंशन, यहाँ का डिस्टेंस एल, माइनस एम जी इंटू एल बाई 2, ये डिस्टेंस एल बाई 2 है, और ये हो जाएगा आई अल्फा। ये रॉड के एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 3, और अल्फा क्या होता है, अल्फा तुम्हारा होता है ए टेंजेंशियल बराबर आर अल्फा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा ए टेंजेंशियल बाई आर। तो ए टेंजेंशियल यहाँ पे है ए, और आर की जगह पर यहाँ पे है एल, ठीक है, ठीक है। यहाँ से ये एक एल गया और एक एल यहाँ से इधर उड़ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो अपना इक्वेशन आया वो है टी माइनस एम जी बाई 2 बाई इक्वल टू एम ए बाई 3। तो यहाँ से ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2, ये होगा अपना इक्वेशन नंबर 2। अब इस दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, ऐड करने पर यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 यू विल गेट, ये टी से टी गया, ये हो जाएगा एम जी माइनस एम जी बाई 2, एम जी माइनस एम जी बाई 2, और ये हो जाएगा इक्वल टू एम ए प्लस एम ए बाई 3, ये हो जाएगा एम जी बाई 2, और ये हो जाएगा 4 एम ए बाई 3, एम से एम गया, यहाँ पे हो जाएगा ए इक्वल टू 3 जी बाई 8, यहाँ पे ये गया 3 जी बाई 8। ये अपना आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि हम लोग जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माने थे ब्लॉक उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, अब आते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड पे। यहाँ से ए टेंजेंशियल बराबर होता है आर अल्फा, इसीलिए अल्फा बराबर हो गया ए बाई आर, आर की जगह पे यहाँ पे क्या है एल, ये हो जाएगा 3 जी बाई 8 एल, ठीक है। यहाँ पे हो गया अपना ये एंगुलर एक्सेलरेशन। अब टेंशन इन मासलेस स्ट्रिंग अपना पास आ गया है, क्या एक्सेलरेशन आ गया है, एक्सेलरेशन को पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में, और वहां से आ जाएगा टेंशन। तो टेंशन क्या होगा, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, और तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा टी बराबर हो जाएगा एम जी माइनस एम ए, टी बराबर हो गया एम जी माइनस एम, ये हो जाएगा एम जी माइनस एम, और ए है 3 जी बाई 8,
अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो टी बराबर हो गया 8 - 3 mg 5 mg/8। ये अपना हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, ये निकल गया, अल्फा निकल गया और टेंशन इन मासलेस स्ट्रिंग ये निकल गया। अब अपना पास रह गया हिंज फोर्स निकालना है। ठीक है, हिंज फोर्स के लिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से टी ये है, अल्फा बराबर क्या था 3g/8l और ए बराबर यहाँ पे क्या था हम लोगों ने निकाला था ए बराबर 3g/8 ये अपना हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, अब बात करते हैं हिंज फोर्स की। तो इस रॉड को ऑब्जर्व करो तो इसमें इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, सबका अलग अलग एक्सेलरेशन है। कैसे अलग अलग है उसको समझते हैं। ए टेंजेंशियल बराबर होता है आर अल्फा। अल्फा तो अपना ये है, कांस्टेंट है। अल्फा क्या है, ये है ये। और आर, जैसे जैसे आर चेंज होगा वैसे वैसे अपना ये एक्सेलरेशन चेंज होगा। तो इस केस में किसी बॉडी का हर पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन डिफरेंट हो तो उस केस में हम कौन सा एक्सेलरेशन लेंगे? उस केस में हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लेंगे। तो अब देखते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहां पे होगा। तो इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास इस हिंज के अबाउट देखो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन के पास दो एक्सेलरेशन होगा, एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक होता है रेडियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर और ये हो जाता है आर इंटू अल्फा ए टेंजेंशियल। तो देखते हैं आर का मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये हो गया l/2 और अल्फा कितना है 3g/8l। इस l से इस l ये गया और ये बचा 3g/6। और ये बोल रहा है जस्ट आफ्टर रिलीज का ये सिचुएशन है। तो v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर। जस्ट रिलीज के बाद, जस्ट रिलीज करोगे तो वेलोसिटी लगभग लगभग 0 होगा, यानी क्लोज टू 0 होगा। उसके बाद होगा ओमेगा इंटू आर। इसलिए ओमेगा बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो 0 का स्क्वायर इंटू आर, ये हो गया 0। इसका मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया 0। अब नेट एक्सेलरेशन देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ये रॉड का। तो ए नेट क्या हो जाएगा, ए सेंट्रीपिटल प्लस ए टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल है 0
और ये है 3G/16। तो ये नेट हो गया अपना पास 3G/16। चलो फिर ये अपना लिख लेते हैं एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन, और COM का एक्सेलरेशन हो गया 3G/16। ठीक है। अब तुम ऑब्जर्व करो इस रॉड को, इस रॉड पे कितना फोर्स लग रहा है। एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे टेंशन, और एक यहाँ पे लग रहा है mg, और यहाँ पे जो हिंज फोर्स है हमको नहीं पता किधर लग रहा है। इसको हम लोग किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, हम लोग की जो मर्जी है मान लेते हैं, नीचे की ओर मान लेते हैं हिंज फोर्स। और सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है ऊपर की ओर 3G/16, 3G/16। ठीक है। अब यहाँ पे लगाते हैं न्यूटन लॉ इस पे, तो हो जाएगा नेट फोर्स एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो नेट फोर्स इसका मतलब कि ऊपर की तरफ है, तो हो जाएगा T माइनस mg माइनस F इंच इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है m, एक्सेलरेशन कितना है 3G/16। ठीक है। अब यहां से हिंज फोर्स कितना हो जाएगा, हिंज फोर्स हो जाएगा T माइनस mg माइनस 3mg/16। टी का वैल्यू कितना है हम लोग निकाल चुके हैं 5mg यहाँ से बाई 8, और ये हो जाएगा तुम्हारा mg, और ये हो जाएगा mg/16। ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये हो गया 16 और ये हो गया 10mg माइनस 16mg माइनस 8 और mg और 3mg/16। ये हो गया तुम्हारा 16 और ये हो जाएगा 5 दूना 10 mg और ये 16 mg और ये हो जाएगा 3mg। तो यहाँ से हमारा ये हो गया 19 और ये हो गया 10 माइनस 9mg बाई हो गया 16, ये हो गया F इंच। अब यहाँ पे देखो एक बार कि ये निगेटिव साइन आया है। इस निगेटिव साइन का क्या मतलब है, इस निगेटिव साइन का मतलब ये है कि जो हिंज फोर्स हम लोग माने थे कि ये नीचे लगेगा, ये फोर्स अब नीचे नहीं लगेगा, ये फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। इस माइनस का ये मतलब है। दूसरी बात ये है कि हम लोग कैसे पता कि हिंज फोर्स ऊपर ही लगेगा या नीचे ही लगेगा, मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, ये कैसे पता। तो देखो सेंटर ऑफ मास के पास, ये जो है सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास के पास सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये है कि जो भी फोर्स होगा वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगा। अगर ये हिंज फोर्स किसी ऐसे लगता है किसी थीटा पे, तो क्या होता समझते हैं, इसका एक कंपोनेंट इधर आता और एक कंपोनेंट इधर आता है। तो इस कंपोनेंट को कैंसिल करने के लिए या तो इस रॉड पे कोई इसके अपोजिट फोर्स लगना था, या फिर ये फोर्स ही नहीं होगा। अगर ये फोर्स होता
तो सेंटर ऑफ मास के पास इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन होता है, इसलिए हम लोग एफ हिंज को किसी और डायरेक्शन में नहीं लगाए, वर्टिकल डायरेक्शन में लगाए। और ये अपना क्वेश्चन हो गया खत्म। थैंक यू।